हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मोहनलाल जांगड़ डायमंड फिजिक्स क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने दृष्टिपरास एवं दृष्टि दोष तथा इनके निवारण के बारे में अध्ययन किया था। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आता है सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप। देखिए, प्रश्न ये उठता है मित्रों कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्मदर्शी मीन्स सूक्ष्म वस्तुओं को दिखाने वाला उपकरण। सूक्ष्म वस्तुओं को दिखाने वाला उपकरण। तो देखिए मित्रों, परिभाषा होगी, वह प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, क्या कहलाएगा? सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं मित्रों। सूक्ष्मदर्शी जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो, पहला नंबर जो आता है ये आता है सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा नंबर जो आता है ये आता है मित्रों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो देखें, इनका वन बाय वन करके अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, परिभाषा क्या होगी सूक्ष्मदर्शी की? वह प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा नंबर आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए, हम पहले सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे जो आता है सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए मित्रों, सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी कहेंगे वह प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके स्पष्ट रूप से देखा जा सके, क्या कहलाएगा? सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब देखिए मित्रों, ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें केवल एक ही उत्तल लेंस होता है, और ये जो उत्तल लेंस होता है ये छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का होता है। तो देखिए, इसकी बनावट क्या होगी? इसकी बनावट देखिएगा, इस सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। इस लेंस को पकड़ने के लिए एक हत्था लगाया जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम प्रिपेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए बनावट में इस प्रकार से ये कोई उत्तल लेंस होता है, ये कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है। अब देखिए, ये हो गया मित्रों इसका मुख्य अक्ष। ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष। और देखिए, इसकी जो फोकस दूरी है वो कम होती है। जैसे अपन ने मान लिया ये है इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी को हमने नाम दे दिया f1 या फिर f दे देते हैं। अब देखिए, ये कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है। इसे पकड़ने के लिए एक हत्था लगा होता है इस लेंस को पकड़ने के लिए। तो देखो, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है। देखिए, इस प्रकार से होता है ये सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी, जो एक पेच के सहारे कसा होता है। देखो, एक प्लास्टिक की धातु का एक फ्रेम होता है, इस फ्रेम के बीच में एक उत्तल लेंस लगा होता है जो एक पेच के द्वारा कसा होता है। तो देखिए, ये होगी इसकी बनावट। अब देखिए, कार्य विधि और सिद्धांत क्या है? देखो, जब किसी वस्तु को हम इस लेंस के प्रथम फोकस f1 व लेंस के प्रकाशिक केंद्र के ठीक बीच रखते हैं, देखिए इसके मध्य में रखते हैं, तो मित्रों इससे निकलने वाली वह प्रकाश की किरण जो मुखअक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में से गुजरती है। ये f2 में से गुजरेगी, और जब ये प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र में से गुजरती है तो ये बिना विचलन के सीधे निकलती है। अब देखिए मित्रों, जब ये दोनों प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये प्रकाश की किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर ये A डैश B डैश से आती हुई प्रतीत होती है। ये यहां से आती हुई प्रतीत होंगी। तो देखिए, AB का सीधा बटा हुआ आभासी प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? A डैश B डैश के ऊपर प्राप्त होगा। तो देखिए, मैं इसकी यहाँ पे बनावट लिख देता हूं और कार्य विधि सिद्धांत लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए मित्रों इसकी बनावट, इसमें कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है जो किसी धातु या प्लास्टिक की फ्रेम के मध्य कसा होता है और इसे पकड़ने के लिए एक हत्था लगा होता है। अब देखिए मित्रों, अब आते हैं इसकी कार्यविधि व सिद्धांत कि देखिए कैसे काम करता है ये कार्यविधि व सिद्धांत। तो देखिए मित्रों इसकी कार्यविधि व सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत ये है कि जब किसी वस्तु AB को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र व प्रथम फोकस के ठीक मध्य रखा जाता है तो इस लेंस के द्वारा इस वस्तु का सीधा बड़ा व आभासी प्रतिबिंब A', B' पर बनाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि A', B' के ऊपर कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए मित्रों, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से अनेक असंख्य प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होंगी। वह प्रकाश की किरण जो लेंस के ऊपर मुख अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में से गुजरती है और जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र में से गुजरेगी तो वह बिना विचलन के सीधे निकलेगी। जब ये दोनों प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो इन्हीं किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये A', B' से आती हुई प्रतीत होती है। तो कहने का अर्थ ये हो गया AB का सीधा बड़ा व आभासी प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, A', B' के ऊपर प्राप्त होता है। तो देखिए अब इसकी कार्यविधि व सिद्धांत। तो देखिए मित्रों, जब किसी वस्तु AB को उत्तल लेंस के प्रथम फोकस, ये जो उत्तल लेंस है इसके प्रथम फोकस व प्रकाशीय केंद्र, देखिए प्रथम फोकस व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा जाता है तो इस लेंस के द्वारा इस वस्तु AB का सीधा बड़ा हुआ आभासी प्रतिबिंब कहां पर बनाया जाता है, A', B' के ऊपर बनाया जाता है। अब देखिए मित्रों, अब आती है इसकी आवर्धन क्षमता। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए आवर्धन क्षमता का तात्पर्य है कि जब हम इस सूक्ष्म वस्तु को इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या उत्तल लेंस के द्वारा देखते हैं तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये आवर्धित होकर के प्राप्त होता है। तो इसको, इस बिंब को बढ़ाने की जो क्षमता है उसे ही कहा जाता है आवर्धन क्षमता। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि ये जो वस्तु यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है किसके कारण होता है। तो मित्रों ये डिपेंड करता है दर्शन कोण के ऊपर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि जो वस्तु नेत्र के साथ जितना बड़ा दर्शन कोण बनाती है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा प्राप्त होता है और जो वस्तु जितना छोटा दर्शन कोण बनाएगी नेत्र के साथ उसका उतना ही छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या वो वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या होगी। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा होगी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार, या फिर ये कहिए कि प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण। देखिए मित्रों, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बने कोण व स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंब के द्वारा नेत्र पर बने कोण का अनुपात ही क्या कहलाएगी, आवर्धन क्षमता। तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों, आवर्धन क्षमता किसे कहेंगे, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बने कोण, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बीटा से, वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंब के द्वारा नेत्र पर बने कोण अल्फा का अनुपात क्या कहलाएगी, आवर्धन क्षमता। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के ऊपर बिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो देखिए मित्रों, इसके लिए हमें अलग से डायग्राम बनाना होगा। जैसे मान लीजिए कि बिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के ऊपर स्थित है। जैसे यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट AB बिंब और यहाँ पे है नेत्र। तो देखिए ये जो बिंब नेत्र के साथ जो कोण बनाएगा उसे ही क्या कहा जाएगा, अल्फा, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के पर स्थित बिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण। और मित्रों इसको हम किससे प्रदर्शित, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंब के द्वारा
द्वारा नेत्र पर बना कोण हो गया अल्फा और प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण हो गया बीटा। तो यहाँ से देखो tan बीटा की जो वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए थी, tan बीटा का मान यहाँ पे आएगा मित्रों a डैश b डैश अपॉन में a डैश o, लेकिन हमें यहाँ पे a डैश b डैश के स्थान पे क्या लेना है ab। अब प्रश्न ये उठता है ऐसा क्यों? तो देखिए मित्रों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक विद्यार्थी तो है कक्षा 11वीं का और दूसरा विद्यार्थी जो है ये है 12th का। 11th वाले विद्यार्थी के 75% मार्क्स प्राप्त हुए और 12th वाले विद्यार्थी के 72% मार्क्स प्राप्त हुए। तो देखो हम दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों में तुलना नहीं कर सकते। देखो दोनों में तुलना कब की जाएगी? या तो दोनों एक क्लास में हो, कहने का अर्थ ये हो गया कि एक ही कक्षा के दो विद्यार्थियों के बीच तुलना की जा सकती है, ना कि अलग अलग कक्षा के विद्यार्थियों के बीच। तो उसी प्रकार से हम आवर्धन क्षमता को सोल्व करने के लिए tan बीटा इक्वल टू लिखेंगे ab अपॉन में ao। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे tan बीटा का मान क्या आएगा? लंब बटा में आधार हो गया ao। तो देखो ab अपॉन में ao का मान क्या रखेंगे मित्रों? देखो यहाँ से ये दूरी जो है ये ऋणात्मक होगी, इधर चलेंगे अपन, तो यहाँ पे आएगा माइनस का u व tan अल्फा यहाँ से लेंगे तो क्या आएगा? ab अपॉन में, देखो यहाँ से दूरी मापने के लिए अपने को इधर चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का d। ये दोनों मान कहाँ पे रख देते हैं? समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 से m इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू देखो ये है ab अपॉन में माइनस u अपॉन tan अल्फा की वैल्यू जो है ये क्या है? ab अपॉन माइनस d। देखो ab से ab कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इक्वल टू क्या हो गया? d अपॉन में u। देखो मित्रों, ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये सामान्य स्थिति में सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का समीकरण है। अब इसमें देखिए दो स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति तो ये आती है कि जब ये प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। तो देखो यहाँ लिखते हैं विशेष परिस्थितियां। तो विशेष परिस्थिति में पहली परिस्थिति आती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब या जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। तो देखो मित्रों, इसी स्थिति में जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के ऊपर बढ़ेगा तो देखो v का मान किसके बराबर में होगा? माइनस d के बराबर में होगा, क्योंकि देखो यहाँ से दूरी मापने के लिए अपने को इधर चलना पड़ेगा, x डैश अक्ष की ओर चलना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया इसी स्थिति में v का मान किसके बराबर में होगा? माइनस d के। तो हम लेंस समीकरण अप्लाई करते हैं। लेंस समीकरण से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u रखिए मित्रों। 1/f इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए यहाँ पर जो मान है वो है d अपॉन में u का और यहाँ पर है हमारे पास 1 अपॉन में u। तो इसको हम d अपॉन में u के फॉर्म में प्राप्त करने के लिए दोनों को किससे गुणा कर देते हैं? d से। तो देखिए d अपॉन में f इज इक्वल टू d अपॉन में माइनस d माइनस 1 प्लस d अपॉन में u। तो d अपॉन में u की जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी? 1 प्लस में d अपॉन में f। देखिए d अपॉन में u को एज इट इज रखेंगे, d अपॉन में u, इसको पक्षांतरित करेंगे तो मान धनात्मक होगा 1 प्लस d अपॉन में f। देखो d अपॉन में u का जो ये मान है ये 2 में रखते हैं तो m इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस d अपॉन में f। ये जो समीकरण 3 है ये साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का समीकरण है उसी स्थिति में जब प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। देखिए दूसरी स्थिति आती है जब प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हो? अनंत के ऊपर। तो देखिए मित्रों, ये प्रतिबिंब अनंत के ऊपर कब बढ़ेगा? जब ये बिंब कहां पर होगा? इसके फोकस के ऊपर, मींस यहाँ पे होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया u का मान किसके बराबर में होगा? f के बराबर में होगा। तो सीधे समीकरण 2 में रख दीजिएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? d अपॉन में f। समीकरण 4 उसी स्थिति में आवर्धन क्षमता का समीकरण है जब प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? अनंत के ऊपर प्राप्त होता है। तो देखिए मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान दें पिछले वीडियो में किसी भी प्रकार के किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि उसका समाधान किया जा सके।
और देखिए अब ये जो अपना जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में आगामी 3 टॉपिक बचे हुए हैं। इसके बाद में चलेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बाद में आएगा दूरदर्शी। दूरदर्शी के 2 प्रकार होते हैं, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी व न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी। तो इनका अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।